हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब। तो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे यानी वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ रीजंस। जैसे हमने पढ़ा कि हाइट पर जाते हैं अर्थ पर तो क्या फ़र्क पड़ता है जी की वैल्यू पर, डेप्थ में जाते हैं तो क्या। उसके बाद हमने पढ़ा था कि वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। ये सब टॉपिक हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फील्ड क्या होती है? फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, हमें पता है कि हमारी अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है विद सम फोर्स। और वो फोर्स क्या कितनी होती है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। F इज इक्वल टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। हमारी अर्थ इस फोर्स के साथ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे वो फोर्स कम होती चली जाती है, वैसे वैसे फोर्स कम होती चली जाती है। और एक पॉइंट पर जाकर, एक डिस्टेंस पर जाकर हो सकता है फोर्स जीरो हो जाए। और जीरो कब होगी? जब ये वाली नीचे वाली टर्म क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। ठीक है, वैसे तो इनफाइनाइट नीचे वाली टर्म इनफाइनाइट हो जाए तब हमारी फोर्स क्या होनी चाहिए? जीरो। बट हम देखते हैं कि हमारी अर्थ पर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जाकर, हाइट पर जाकर क्या हो जाती है फोर्स, कि वो उस ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लीजिए कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है और इसके चारों ओर मान लीजिए हमने किसी ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा तो वो ऑब्जेक्ट नीचे आ जाता है, यानी ये ऑब्जेक्ट नीचे आ जाता है, ये वाला एरिया इसके अंदर। अब यहां पर रखते हैं इस एरिया के अंदर तो भी वो नीचे आ जाता है। बट जब हम यहां पर रखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट नीचे नहीं आता, वो ऑब्जेक्ट नीचे नहीं आता, मतलब वो इस हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज से दूर चला जाता है। ठीक है, तो ये एरिया, ये स्पेस, इस अर्थ के ये स्पेस चारों ओर, ये स्पेस, जिस स्पेस में कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ एक फोर्स के साथ आ जाता है। ठीक है, इस स्पेस को, द स्पेस अराउंड द अर्थ, उस स्पेस को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, यानी अगर हम इसके अंदर रखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को तो वो उस पर ये अर्थ अपनी फोर्स लगाएगी, यानी उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगी। अगर इसके बाहर रखते हैं तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगती, तो हम बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट इस अर्थ की फील्ड से बाहर चला गया, इस अर्थ की फील्ड से बाहर चला गया। तो हम डेफिनेशन लिखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड is the space around the earth where gravitational force is experienced, where gravitational force is experienced। जहां तक ये अर्थ उस ऑब्जेक्ट पर जिस डिस्टेंस तक वो फोर्स लगाती है, उस पूरे एरिया का, उस पूरे स्पेस को हम क्या बोलेंगे? उस अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड। और हम अर्थ की पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम अर्थ वर्ड यूज कर सकते हैं, वरना हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हो सकती है। द स्पेस अराउंड एनी ऑब्जेक्ट वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ दैट ऑब्जेक्ट is to be experienced, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, अब वो ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ क्या होगी, कितनी होगी, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक है, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए, वो हम इस प्रकार करेंगे। मान लीजिए ये तरीका लेंगे कि मान लो हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका मास कितना है, यूनिट मास कितना है, 1 kg मास। अगर हम यहां पर रखें, देखो एक और बात कि अगर हम सोचिए कि एक मास को हमने यहां पर रखा इस एरिया में, तो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है, मान लेते हैं 20 न्यूटन। फिर हमने उसको यहां पर रखा, वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है 40 न्यूटन। हमने यहां पर रखा, तो एक बार हम इसको थोड़ा सा, इस वाले सर्कल को हम मिटा देते हैं क्योंकि हमने ये वाली फील्ड ली हुई है। ठीक है, तो देखिए यहां पर रखते हैं तो वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है 2 न्यूटन, और हम यहां पर रखते हैं तो हम देखते हैं वो कुछ एक्सपीरियंस करता है 30 न्यूटन। यानी अलग अलग जगह पर
कोई वही एक सेम ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह पर उस पर अलग अलग फोर्स लगती है, अलग अलग फोर्स लगती है। तो सोचिए ये जो इंटेंसिटी ये क्या है, इन लोकेशंस की स्ट्रेंथ, कौन सी, ग्रेविटेशन फील्ड की क्या है, स्ट्रेंथ। तो हम इंटेंसिटी निकाल सकते हैं हर एक पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, कि वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, उसको हम नाम देंगे इंटेंसिटी ऑफ, देखिए इंटेंसिटी ऑफ फील्ड। यहां पर हम फील्ड यूज करेंगे, बार बार ग्रेविटेशनल फील्ड की बजाय हम क्या यूज करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इज द फोर्स experienced by unit mass object placed at that location, यानी जो इंटेंसिटी होगी वो किसकी प्रॉपर्टी होगी, उस लोकेशन की, कि वहां पर हमने यूनिट मास यहां पर रख के देखा, यहां पर रख के देखा, यहां पर रख के देखा, यहां रख के देखा, और अलग अलग जगह पर हम उसकी इंटेंसिटी निकालते हैं। ठीक है, यूनिट मास, ये वाला यूनिट मास। ठीक है, तो इसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे Eg, इंटेंसिटी के लिए क्या यूज करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए क्या होगा, यूनिट मास रखा है तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास, तो Eg का फॉर्मूला क्या बनेगा, Eg इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई जो भी हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, यूनिट मास रखो, यूनिट मास हो जाएगा। ठीक है, यानी कोई भी मास यूनिट मास से भी निकाल सकते हो, या फिर दूसरे ऑब्जेक्ट कितना भी मास हो, वहां पर जब उस ऑब्जेक्ट को रखेंगे उस पर जितनी भी फोर्स लगेगी वो वहां की क्या होगी, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो देखिए Eg की वैल्यू क्या आएगी, देखो फोर्स उस पर कितनी लगेगी, देखो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है G_M डिवाइड बाई आर स्केयर डिवाइड बाई m, तो m से m कैंसिल, तो Eg की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, Eg इज इक्वल टू G_M_E डिवाइड बाई आर स्केयर। स्मॉल आर भी यूज करते हैं, अर्थ के लिए हम क्या करते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, स्मॉल आर क्या होता है, आर प्लस जो भी हाइट होगी उसके लिए हम यूज करते हैं। तो ये वाले वर्ड Eg, और ये फॉर्मूला हम एक चीज के लिए और पहले कर चुके हैं, वो किसके लिए, क्या है कुछ याद, लास्ट लेक्चर में हमने क्या निकाला था कि ये वाला ये किसके इक्वल होता है, दिस इज आल्सो इक्वल टू G_M_E आर स्केयर इज इक्वल टू स्मॉल g एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो Eg इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, दोनों इक्वल होंगी, तो हम इसको इक्वल लिख लेते हैं। सो Eg इज इक्वल टू स्मॉल g। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड्स एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, तो अब इंटेंसिटी ऑफ ये वाला फॉर्मूला देखिए क्या आया हमारे पास, G_M_E डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो क्या होगी इसकी यूनिट, देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Eg इज इक्वल टू G_M_E डिवाइड बाई आर स्केयर, या फिर हमने इसको कैसे निकाला है, F डिवाइड बाई M, तो इसके लिए यूनिट आप निकाल सकते हैं न्यूटन पर केजी। ठीक है, न्यूटन पर केजी, न्यूटन किसकी है, फोर्स की, इसको आप और थोड़ा सा एक्सपेंड करोगे तो फोर्स की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये न्यूटन होता है, डिवाइड बाई केजी, केजी से केजी कैंसिल, तो Eg की यूनिट क्या आएगी आपकी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सेलेरेशन ड्यू, क्योंकि हमने पहले ही निकाल रखा है ये एक्सेलेरेशन के इक्वल है, तो वही हमारी यूनिट आ गई। डायमेंशंस क्या होंगे इसके, डायमेंशंस वही होंगे जो एक्सेलेरेशन के होते हैं, m0 L1 T-2। तो ये होती है ग्रेविटेशनल फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हमने, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हमने, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा, और अलग अलग
लोकेशन पर, अलग अलग लोकेशन पर इस पर अलग अलग फोर्स लगती है, अलग अलग फोर्स लगती है। अब सोचो कि मुझे एक ऑब्जेक्ट यहाँ से, यानी डिस्टेंस कितना, इनफाइनाइट, यानी हम उसको क्या लेते हैं, जो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर होता है, हम उसको नॉर्मली क्या मान लेते हैं कि वो इन्फिनिटी से आ रहा है। किसके अंदर आ रहा है, फील्ड के अंदर। किसके अंदर, अगर हमें फील्ड से बाहर से कोई ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को हम ये मानते हैं कि फोर्स जीरो कब होगी, जब ये वाला क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो इन्फिनिटी से अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को फील्ड के अंदर लाता हूं, इन्फिनिटी से बाहर, इन्फिनिटी से फील्ड के अंदर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं, तो ऑब्जेक्ट को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी। फोर्स लगाने से क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, मतलब कुछ ना कुछ तो हमें वर्क करना पड़ेगा, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन। तो हम देखते हैं, अगर मान लो मैं एक ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर से यहाँ लेके आता हूँ, तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं यहाँ लेके आता हूँ तो मुझे और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और ज़्यादा काम। अगर मैं यहाँ लेके आता हूँ तो और कुछ काम करना, और वर्क डन, जो भी हम वर्क करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, जब हम काम करते हैं तो वो वर्क डन उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पर और यहाँ पर अलग अलग काम करना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक लोकेशन की अपनी एक अलग पोटेंशियल है। पोटेंशियल क्या होता है, बेसिकली पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल का एक मतलब होता है सिंपल, पोटेंशियल इज, चलिए आप एक बार इसको नोट करिए, फिर हम पोटेंशियल से रिलेटेड सारी डेफिनेशन में आपको लिखवाता हूं, नोट करिए एक बार जल्दी। तो आइए देखते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल का मतलब होता है, पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है, इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लोकेशन, इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉइंट, या फिर आप इसको बोल सकते हैं लोकेशन। जैसे इसको समझिए थोड़ा सा, कि मान लीजिए पोटेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे, क्या लोकेशन, मतलब पोटेंशियल वहाँ की पावर क्या है। अब सोचिए कि आपको मान लो फॉर एग्जांपल के लिए कोई बिजनेस करना है, कुछ काम करना है, मान लीजिए आपको कोई स्टेशनरी की शॉप खोलनी है, ठीक है, स्टेशनरी शॉप। आप किसी से सलाह मांगते हैं कि भाई कहाँ खोलूँ, कहाँ करूँ वो स्टेशनरी शॉप। तो आपको कोई अच्छा सलाहकार होगा तो वो बोलेगा कि स्टेशनरी शॉप तो वहाँ खोली जाती है जहाँ पर या तो उस एरिया में जहाँ पर स्कूल हो या फिर कॉलेजेस हों, या बुक डिपो या स्टेशनरी शॉप तो स्कूल या कॉलेज वहाँ पर आसपास, या फिर वहीं पर खोलते हैं। लेकिन अगर मान लो आप दो दोस्त हो, दोनों ने क्या किया, अलग अलग जगह पर स्टेशनरी यानी बुक डिपो खोल लिया। एक ने खोल लिया अपने गाँव में, एक ने खोल लिया उस एरिया में जहाँ पर 4-5 स्कूल है और एक कॉलेज भी है, ठीक है। तो अब ये बताइए कि किसकी दुकान अच्छी चलेगी, किसकी दुकान, जिसने बुक डिपो वहाँ पर खोला है जहाँ पर स्कूल और कॉलेज है उसकी, या फिर किसी ने अपने गांव में खोल लिया वहाँ पर स्कूल कॉलेज है ही नहीं कोई, या फिर एक स्कूल है, ठीक है। तो किसकी शॉप अच्छी चलेगी, किसकी आमदनी ज़्यादा होगी, कौन ज़्यादा कमाएगा, जिसने स्कूल और कॉलेज के पास खोला है। तो ये क्या है, ये उस लोकेशन की, कौन सी लोकेशन की, वो लोकेशन जिसके आसपास बहुत सारे स्कूल हैं। ये क्या है, इसको बोलते हैं कि दैट लोकेशन इज मोर पोटेंशियल देन दैट लोकेशन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल कि उसके पास कितना पोटेंशियल है, कितनी पावर, स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है। तो पोटेंशियल इज बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉइंट या फिर लोकेशन, और इट चेंजेस विद द लोकेशन। आप इसको लिख सकते हैं, इट चेंजेस, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज चेंजेस विद लोकेशन। जैसे मैंने बोला कि यहां पर अगर हम यहां लेके आएंगे तो हमें कुछ और काम करना पड़ेगा, यहां पर लेके आएंगे तो कुछ और करना पड़ेगा, यहां पर लेके आएंगे तो कुछ और करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये इस लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या होगी, इस लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड में हम पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड में हम पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हमें एक एम मास ऑब्जेक्ट को बाहर से इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड के में लेके आना है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने के लिए हमें जितना वर्क करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए मास ऑब्जेक्ट एम फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट, इन्फिनिटी टू ग्रेविटेशनल फील्ड। तो पोटेंशियल इन ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, आप इसको लिख सकते हो, पोटेंशियल इन ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल
field is defined as the amount of work done on m mass object bringing from infinity to gravitational field, यानी इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड तक लाने के लिए हमें जितना वर्क करना पड़ेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल फील्ड का पोटेंशियल यानी उस पॉइंट की जहां तक यहां तक लाने के लिए जितना काम करना पड़ेगा, ये इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। यहां तक लाने के लिए हमें जितना काम करना पड़ेगा, जितना ही वर्क करना पड़ेगा, इतना वो इसका पोटेंशियल होगा। यहां तक लाने के लिए हमें जितना वर्क करना पड़ेगा, वो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। ठीक है। अब उसके बाद होता क्या है, इसमें होगा क्या कि जब हम एक किसी ऑब्जेक्ट को हम यहां पर लेके आते हैं तो क्या होता है, वर्क डन करने के रूप में होता क्या है। देखो, पोटेंशियल का मतलब क्या होगा, जो भी हम वर्क करेंगे, इफ, देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इफ, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इफ mass m object is bringing from infinity to field by doing some work, then that work done is, जो भी हम काम करेंगे, is stored in the form of energy, in that object। तो जो भी हम काम करेंगे वो वर्क डन उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। ठीक है। अब उस ऑब्जेक्ट को मान लीजिए हमने इस इन्फिनिटी से यहां पर ले आए, ठीक है, और यहां से यहां पर लाकर रख दिया। मान लो हम बाहर से यहां तक ले आए, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को जब हम यहां से छोड़ेंगे तो जो भी वर्क डन उसमें हुआ है, तो जब वो नीचे गिरेगा, कितनी एनर्जी के साथ नीचे गिरेगा, जितना वर्क उसको यहां तक लाने के लिए किया गया है उतनी एनर्जी के साथ। इफ, सेकंड पॉइंट ग्रेविटेशनल फील्ड से रिलेटेड देखिए, इफ दैट ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम that location, then it moves with that amount of energy, जितनी उसमें स्टोर हुई है, that amount of stored energy, जो भी उसमें स्टोर हुई एनर्जी। ठीक है। तो जैसे यहां तक लाने के लिए हमने कुछ काम किया। अब एक चीज और देखो, विदाउट, इसमें विदाउट एक चीज और जोड़ लीजिए, विदाउट एक्सेलेशन, या फिर विदाउट एक्सेलेशन का क्या मतलब है, विदाउट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी। देखो सोचिए, अगर हमें उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। देखो, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को यहां से यहां लेके आते हैं तो ये क्या करेगी, इसको अट्रैक्ट करना शुरू करेगी,
फोर्स लगाएगी इस पर। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगती है तो क्या होता है, उसमें एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होती है। बट कंडीशन क्या है, विदाउट एक्सेलेरेशन, विदाउट एक्सेलेरेशन उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, तो इस पॉइंट पर हम कैसे रख सकते हैं उस ऑब्जेक्ट को, कैसे ला सकते हैं विदाउट चेंजिंग। तो जब ऑब्जेक्ट इसके अंदर आएगा तो ये इसको कुछ फोर्स के साथ अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उसमें एक्सेलेरेशन ना हो, जिस फोर्स के साथ वो खींचती है उतना ही फोर्स हमें इसके ऊपर वाली डायरेक्शन पे लगानी पड़ेगी। तभी तो क्या होगा कि इस पर फोर्स नहीं लगेगी, मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो विदाउट एक्सेलेरेशन उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब नोट करिए एक बार इसको, फिर हम इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं। मैथमेटिकली हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि किसी पर्टिकुलर अमाउंट, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड में लाते हैं तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार नोट करिए, फिर हम इसका डेरिवेशन करते हैं। तो आइए देखते हैं, हम एक्सप्रेशन निकालते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं कि हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। मान लेते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मास, यानी कोई भी पर्टिकुलर मास एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम मास m, यानी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो जिसकी अपनी एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास हम कितना मान लेते हैं, कैपिटल M, ठीक है, कितना मान लेते हैं m। और हमें एक ऑब्जेक्ट इसके डिस्टेंस पर, ये वाला डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि ये वाला डिस्टेंस कितना है r, ये वाला। और हमें एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यानी इन्फिनिटी से ये वाला डिस्टेंस हम मान लेते हैं, ये वाला इन्फिनिटी, बट हम अपने आर्बिट्रेरी डिस्टेंस बोलते हैं इसको, अपनी मर्जी से मान लेते हैं कि ये वाला डिस्टेंस हम कितना है x मान लेते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ पर लेके आना है, यहाँ से यहाँ पर लेके आना है, ठीक है। तो इसको डिस्प्लेस करने के लिए इस डिस्टेंस तक, इसका मास ऑब्जेक्ट का कितना है स्मॉल m, इसका कैपिटल M माना है, ये दोनों में डिफरेंस है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब हमें इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ लेके आना है, तो हमें इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक। तो एक नोट कर रहे हैं, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एट एन आर्बिट्रेरी वो होता है जब जिसको हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। आर्बिट्रेरी डिस्टेंस x, ठीक है। देन ठीक है, फोर्स एट दैट लोकेशन, फोर्स एट दैट लोकेशन, क्योंकि हमने डिस्टेंस माना है तो डिस्टेंस हो गया तो कुछ ना कुछ फोर्स, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं x मान लिया, तो फोर्स कितनी होगी वहां पर, कितनी होगी Gm कैपिटल M डिवाइड बाई x की, इतनी फोर्स होगी, ठीक है। लेकिन अब यहां पर देखिए, हम इसको यहां से मूव कराना चाहते हैं, इस तरफ मूव कराना चाहते हैं। अब जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा वैसे वैसे इस पर फोर्स बढ़ेगी, और वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती चले, चेंज होगी, जिसके कारण क्या होगा इसमें एक्सेलेरेशन, और वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम एक वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मानते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं dx मान लिया, ठीक है। तो पहले हम dx, क्योंकि हर एक जगह पर फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, वेरिएबल फोर्स, हमने पहले भी पढ़ा है, जो वेरिएबल फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं, वेरिएबल फोर्स के कारण जो वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट बनाकर, डिस्टेंस बनाकर, फिर हम उनका क्या करते हैं, टोटल वर्क डन निकालते हैं। तो यहाँ पर हम dx के लिए, dx डिस्टेंस के लिए वर्क डन निकालते हैं, ठीक है। नाउ फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, देन वर्क डन भी कितना होगा dw, तो फोर्स कितनी, फोर्स इनटू क्या dx, F डॉट dx, वर्क किसके इक्वल होता है F डॉट dx, और यहाँ पर क्या होगा, या फिर आप इसको लिख सकते हो F dx cos थीटा, और cos थीटा कितना है 180, इसी डायरेक्शन में है,
सेम डायरेक्शन में है तो एंगल कितना 0 और cos 0 कितना होता है 1, तो हम इसको छोड़ देते हैं। तो ये वाली टर्म क्या होगी f dx, f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू x डिस्टेंस पर कितनी थी, ये वाली वैल्यू, तो f को इसकी जगह हम रख देते हैं, ठीक है। f की जगह हम क्या रखेंगे, g m m x स्क्वायर इंटू dx, ये किसके इक्वल होगा dw के, ये किसके इक्वल होगा dw के। एक सेकंड होल्ड करिए। तो देखिए dw इज इक्वल टू जी एम एम डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। तो अब टोटल वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, हम इसका क्या करेंगे, कौन सा तरीका यूज करेंगे, इंटीग्रेशन। कौन सा तरीका यूज करेंगे, इंटीग्रेशन। तो देखिए हम टोटल वर्क डन कैसे निकालते हैं, कौन सा तरीका यूज करेंगे, वही हमारा इंटीग्रेशन वाला। इंटीग्रेट दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। और कहां से कहां तक लेके आना है डिस्टेंस, नॉर्मली इन्फिनिटी से r, क्योंकि कितने डिस्टेंस पर निकालना है, r डिस्टेंस पर, ठीक है। तो ये वाला। अब वर्क डन किसके इक्वल होगा, हम यहां पर लिख लेते हैं, वर्क डन किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन ऑफ किस किस का इंटीग्रेशन होगा, जी एम एम, ये क्या है हमारा कांस्टेंट, क्या है हमारा कांस्टेंट, तो ये वाली टर्म बाहर आ जाएगी। इंटीग्रेशन किसका होगा, इन्फिनिटी टू r, किसका होगा एक्स स्क्वायर, नीचे है हम इसको क्या लिख लेते हैं, x माइनस 2 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करिए, इसका इंटीग्रेशन आएगा जी एम एम, इंटीग्रेशन क्या आएगा, x माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, नीचे क्या होगा -1, -1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस वाला हम टर्म बाहर लिख लेंगे, जी एम एम एक्स माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ, ये किसके इक्वल है, वर्क डन, वर्क डन। और अच्छा लिमिट तो हमने लिखी, लिमिट और लिख लेते हैं r, तो ये वाली टर्म क्या होगी, इन्फिनिटी टू r। तो अब लिमिट लगाइए, ये x की पावर -1, इसका क्या मतलब है 1/x माइनस जी एम एम इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे ही करते हैं ना, 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, और माइनस 1/इन्फिनिटी कितना होता है 0, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी हमारी, माइनस जी एम एम डिवाइड बाई r। ये हमारा टोटल वर्क डन आ गया, ये हमारा टोटल वर्क डन है। यानी वहां पर इस डिस्टेंस पर यहां तक इतना हमें काम करना पड़ेगा और इतनी ही एनर्जी, ये जो एनर्जी होगी इस एनर्जी को हम क्या नाम देंगे, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और इसके लिए हम जो सिंबल यूज करेंगे, इसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे यू, और ये क्या होगा माइनस जी एम स्मॉल एम डिवाइड बाई r। दिस इज ग्रेविटेशनल potential energy of that object at that location, जो भी लोकेशन है, जहां तक भी हम इस काम करेंगे, ये वाला तरीका हम यूज करेंगे, at that location of distance r, ठीक है। तो इतनी, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इसका फॉर्मूला क्या आया, माइनस जी एम एम डिवाइड बाई r। आगे, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये वाली चीज़ आप आगे नेक्स्ट क्लास में जाके वहाँ पर भी पढ़ोगे, वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ेंगे, वहाँ पर हम फिर ये वाली एनर्जी भी निकालेंगे, वहाँ पर भी हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। तो आगे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, वहाँ पर अलग अलग टाइप की हम एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। तो अब ये वाली चीज़ तो हमने निकाल ली, दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, डिराइव करें। नॉर्मली हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या मानते हैं, एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, पोजीशन के कारण, यानी लोकेशन, हर एक लोकेशन पर जो जैसे जैसे उसकी पोजीशन चेंज होती है वैसे वैसे उसकी एनर्जी भी चेंज होती है। तो वो वाला फॉर्मूला आपको याद है, आपने पहले पढ़ा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। वो कैसे आया,
वो उसको हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, कौन से तरीके से, ग्रेविटेशनल फील्ड की हेल्प से। तो एक बार इसको नोट करिए, फिर हम वो वाला फॉर्मूला भी हम डिराइव करते हैं। तो आइए अब हम कैलकुलेट करते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पोजीशन एट समथिंग हाइट, यानी उनके बीच में कुछ पोजीशन, कितना गैप है, h का गैप है। जैसे देखिए समझिए अब इसको कि मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, हमने एक ऑब्जेक्ट को, इसका रेडियस कितना है r, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को हमने रखा यहाँ पर, ये सेंटर से, क्योंकि फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगती है कहाँ से कैलकुलेट करते हैं हम, सेंटर पॉइंट से। ये वाला एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर रख दिया और एक उसी ऑब्जेक्ट को फिर हमने यहाँ पर रखा, तो दोनों में कितना एनर्जी का डिफरेंस होगा, कितना चेंज होगा उनकी पोटेंशियल एनर्जी में। और ये हाइट मान ली हमने h, ये हाइट क्या मान ली h, ठीक है। अब नाउ कैलकुलेट करें, नाउ ऑन सरफेस ऑफ अर्थ पोटेंशियल एनर्जी UE कितनी होगी, क्या फॉर्मूला निकाला था हमने, कैपिटल GMM डिवाइड बाई R, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ये। और इस साइड पर कितनी होगी, UH माइनस GMM डिवाइड बाई R प्लस H, क्या होगा, R प्लस H, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में कितने पोटेंशियल एनर्जी का गैप होगा वो चीज हम निकालते हैं। तो चेंज इन एनर्जी, तो दोनों की एनर्जी में कितना डिफरेंस है, चेंज इन एनर्जी, इन एनर्जी ऑफ टू डिफरेंट पोजीशन, ठीक है, टू डिफरेंट पोजीशन। किस में ज्यादा एनर्जी होगी बताइए, सोचो किस में ज्यादा एनर्जी होगी। तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, फाइनल पोजीशन क्या हमारी ये, और इनिशियल पोजीशन क्या थी ये, इसमें से हम इसको माइनस करते हैं। तो चेंज इन एनर्जी हम इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा U इज इक्वल टू UH माइनस UE, UH माइनस UE, ठीक है। अब इसको माइनस करते हैं, देखो इसमें से इसको माइनस कर रहा है, माइनस GMM डिवाइड बाई R प्लस H, माइनस ये पहले ही माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस GMM डिवाइड बाई R। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए या फिर हम एलसीएम भी ले सकते हैं, एलसीएम लो, एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, एलसीएम लेके हम इसको सोल्व करेंगे। नीचे क्या आएगा, R इंटू R प्लस H, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस GMM R प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, GMM R प्लस GMM H, ये माइनस है ये प्लस है, ये कैंसिल, तो क्या बचेगा, तो क्या बचेगा, U डेल्टा U चेंज इन क्या बचेगा, GMM H डिवाइड बाई R। अच्छा R इंटू R प्लस H, इसको क्या कर सकते हैं, देखो इसको तो अभी तो मैं इसको यही लिख रहा हूं R प्लस H, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि बिकॉज H इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू R, so it is neglected, ठीक है। तो डेल्टा U किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस GMM H डिवाइड बाई R स्क्वायर, ठीक है। ये चेंज इन एनर्जी हो गया, बट हम इसको और थोड़ा सा करते हैं, देखो सॉरी माइनस नहीं, ये तो प्लस था, हमने गलत लिख दिया, प्लस आएगा, ठीक है। बट GM डिवाइड बाई R स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है, बट इज इक्वल टू G, ये हमने निकाला है, GE निकाला था अभी हमने स्टार्टिंग में किया था, ये वाला फॉर्मूला,
ये किसका होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, सॉरी एक्सेलेरेशन ड्यू टू का ग्रेविटी का ये फॉर्मूला होता है GM डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करते हैं तो U चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? पहले क्या M, तो क्या आ जाएगा mgh, और ये वाला फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा है, सुना है पोटेंशियल एनर्जी का, mgh। तो दोनों में यहाँ से अगर हम यहाँ लेके जाएंगे तो उसके पास कितनी एनर्जी आएगी? mgh। किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? मास, उस ऑब्जेक्ट के पास मास कितना है, हाइट कितनी, जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ज़्यादा उसके पास एनर्जी होगी, और जी तो हमारा कांस्टेंट होता है क्योंकि ये वाली चीज़ कांस्टेंट होती है, GM डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा हाइट होगी उसके पास उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी। दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पोजिशन एट पर्टिकुलर डिस्टेंस, तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और यही हमारा क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा, इस लेक्चर में आज हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है उसकी अपनी कुछ फील्ड होती है जहाँ तक वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है, जैसे हमारी अर्थ लगाती है, या फिर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जैसे सन लगाता है। सन की भी अपनी एक ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, और उसी ग्रेविटेशनल फील्ड में सारे के सारे प्लेनेट होते हैं, इसलिए वो उसके चारों ओर घूमते रहते हैं। दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। उसके बाद हमने पढ़ा पोटेंशियल के बारे में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, और फिर हमने ये फॉर्मूला निकाला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, चेंज इन पोटेंशियल कि दो पोजीशन के बीच में कितना एनर्जी का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड, जहां पर हम इसका यूज करेंगे एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकलने के लिए कितनी वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी। अगर हम कम वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को बाहर भेजना चाहते हैं तो क्या करेगा, जो फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स जो लगती है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको वापस क्या ले आएगी? अपनी फील्ड के अंदर। लेकिन उसको ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलना है तो उसको कितनी वेलोसिटी से मूव करना पड़ेगा, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, नोट करिए इसको।